आज थारे भाई ने देखी फिल्म धुरंधर और इस धुरंधर में वो वाली बात ना है जो बॉलीवुड के ISI YRF यूनिवर्स में थी। मेरे फादर ने एक सांड पैदा किया है, जिस यूनिवर्स में टाइगर नाम का एक सांड देश के प्रति अपने मिशन को भूल पाकिस्तान की में ऐसा घुस जाता, पाकिस्तान की ऐसी चाटता मानो वो पाकिस्तान की ना हो बल्कि उसके बॉडीगार्ड शेरा की हो। दोस्तों, आपने सलमान खान के साथ एक बॉडीगार्ड जरूर देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है। क्या जावेद, वो फहरा दे अपना भी झंडा। वेल डन टाइगर। जहां शाहरुख खान नाम का एक पठान अपने आप को पाकिस्तानी पठानों का बच्चा बताता था, पाकिस्तान के बच्चाबाजी वाले बिजनेस को व्हाइट वॉश करने के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ। मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, मैं भी पठान लगता नहीं हूँ, तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान हूँ। एक घंटे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। जब तुम इस फिल्म की स्टोरी देखो, कास्ट देखो, परफॉर्मेंस देखो तो तुम्हें अच्छे से समझ में आता है कि क्यों ये फिल्म हर दिन नए बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है, क्यों ये फिल्म 1000 करोड़ की दिशा में जा रही है। और इस सारी सफलता के रीजंस बिल्कुल सिंपल है, जिनका मैं ब्रेक डाउन करूंगा इस फिल्म का रिव्यू करते हुए। बॉलीवुड की बिग बजट वाली फिल्मों में तुम्हें एक ही प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है कि एक मेन हीरो है जो स्पॉटलाइट में है और लाइट सदा उसी पे रहेगी, बाकी सब कैरेक्टर उसकी परछाई में रहेंगे। और यदि वो सल्लू भाई जैसा कोई मीडियोकर एक्टर हो जो पिछले 20 फिल्मों में केवल एक ही रोल प्ले कर रहा है और उसका पेट बाहर निकला हुआ है, तो उसको बॉडी सूट पहनाया जाएगा, ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़ा किया जाएगा कि रियलिटी में 10 कदम घूमे बिना ही ग्रीन स्क्रीन के माध्यम से ही एक्टर पूरी धरती घूम लेगा। ऐसे प्रोजेक्ट में एक्टर अपने हिस्से की एक्टिंग भी ना करे, लेकिन सारा ओवर टाइम करना पड़ेगा VFX टीम को। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। धुरंधर में उसका उल्टा है। 2.5 करोड़ चार्ज करने वाला अक्षय खन्ना 50 करोड़ चार्ज करने वाले रणवीर सिंह को थ्रू आउट द फिल्म अपनी परछाई में रखता है। हालांकि एंड में चीजें चेंज भी हो जाती हैं, पर मैं सोचता हूँ कि साला आदित्य धर ने इस रोल के लिए रणवीर सिंह को कैसे कन्विंस किया होगा, ऐसे किया होगा। तुम्हारे बिना तो ये सीन करना बल्कि नामुमकिन है। तुम्हारे बगैर तो ये फिल्म ऐसे है जैसे शोले बिना सांबा, जैसे टाइटैनिक बिना शेफ। तेरा नाम तो दुनिया याद रखेगी, सर आप जरूर याद रखेगा। रणवीर सिंह की प्रशंसा इस चीज के लिए करनी चाहिए कि वो दूसरे स्टार्स को शाइन करने देता है और जब उसकी आवश्यकता ना हो स्क्रीन पे रहने की तो वो स्क्रीन घेर के नहीं बैठता। अक्षय खन्ना ऑब्वियसली इस फिल्म में एक विलन रहमान डकैत का रोल प्ले कर रहा है और थ्रू आउट द फिल्म तुम उसको विलन मानते ही नहीं। उस चीज को थोड़ा सा साइड में भी रख दे कि ये फिल्म रियल कैरेक्टर पे बेस्ड है, रियल विलन पे बेस्ड है, तो भी यहाँ पे इस विलन की इमेज को इस प्रकार से प्रोग्रेस किया गया है कि शुरुआत में तुम इसे एक हीरो के रूप में ही देखते हो। और ये मुझे याद दिलाता है इंग्लिश टीवी शो ब्रेकिंग बैड के मेन कैरेक्टर के बारे में। इस टीवी शो में भी मेन कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वो सारे बुरे काम जितने भी कर रहा है उसके लिए उसके पास अच्छे कारण हैं। वो ये अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने लोगों के लिए कर रहा है। और शो जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करता है और अंत में तुम्हें पता चलता है कि ये तो एक रियल विलन है, ये तो एक राक्षस है। और बिल्कुल यही चीज तुम्हें रहमान डकैत के रोल के साथ दिखाई देगी इस फिल्म में। लगभग आधी फिल्म जाने के बाद ही तुम उसका विलनस रूप देखना शुरू करोगे कि ये तो अपनों का भी सगा नहीं है, इसने तो अपने बलोच लोगों के साथ भी विश्वासघात कर दिया, ये ऐसे ही की सहायता कर रहा है, भारत के भीतर आतंकवाद करवा रहा है, एमुनेशन और गन्स वगैरह सप्लाई कर रहा है ISI को। रणवीर सिंह यहाँ पे हमजा का रोल प्ले कर रहा है जो कि एक भारतीय जासूस है। और हमजा हो या फिर रहमान डकैत हो, दोनों की स्टोरी को इसी प्रकार प्रोग्रेस किया गया है कि रहमान डकैत शुरू में अच्छा दिखाई देता है और रणवीर सिंह तुम्हें बैकग्राउंड में दिखाई देता है। और कहानी जैसे प्रोग्रेस करती है तो रहमान डकैत तुम्हें विलन दिखाई देता है और रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा वो आगे आ जाता है, वो बैकग्राउंड में नहीं रहता। अब वो तुम्हारे लिए मेन हीरो है। तुम चाहते हो कि हमारा मेन हीरो, हमारा भारतीय एजेंट इस राक्षस, इस विलन, इस पाकिस्तानी आतंकवादी को मार डाले, इसका खात्मा कर दे। मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, पर इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वाली फिल्म बॉलीवुड ने बनाई अवश्य होगी, पर उसको वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। इतने बड़े स्केल पे इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वाली ये पहली फिल्म है। मैं इस फिल्म के बारे में बात करते हुए इसे 2 भागों में बांट रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव में। और हाँ, मैं इस फिल्म की नेगेटिव की भी बात करूंगा क्योंकि मेरे पास कहने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये फिल्म पास्ट के 20-25 सालों पे आधारित है। 1999 से इसे शुरू किया जाता है और कहानी आगे प्रोग्रेस करती है पार्लियामेंट अटैक पे, फिर 26/11 पे। इस प्रकार कहानी धीरे धीरे आगे सालों में आगे बढ़ती है। 1999 में जहां से शुरू किया जाता है वहां पे पहले ये चीज स्थापित कर दी जाती है कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज बिल्कुल नपुंसक बना दी गई है भारत के ही पॉलिटिशियंस के द्वारा। इन पॉलिटिशियन ने किया है अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपनी इमेज के लिए। उस समय की आर्मी हो, पुलिस हो या फिर रो, उनके पास दुनिया भर के संसाधन है, लेकिन उनके पास अनुमति नहीं है कि वो इन संसाधनों का प्रयोग कर सकें आतंकवादियों को साफ करने के लिए, भारत के भीतर छिपे गद्दारों को साफ करने के लिए। इसीलिए इस फिल्म का पहला सीन ही इतना हार्ड हिटिंग है, इतना रियल है कि वो लिबरल्स की
को जला देता है। पहले सीन में यहाँ आर माधवन को दिखाया जाता है जो कि अजीत डोभाल के रोल से इंस्पायर्ड है और हाईजैक प्लेन IC-814 में घुसकर आतंकवादियों के साथ समझौता कर रहा है ताकि पैसेंजर्स को फ्री करवाया जा सके, लेकिन तुरंत उसे पॉलिटिशियंस रोक देते हैं। उसे ऊपर से पॉलिटिशियंस द्वारा आदेश दिए जाते हैं कि वो आतंकवादियों की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर ले। आतंकवादियों की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है इस शर्त पे कि पैसेंजर्स फ्री हो जाएंगे। आर माधवन का कैरेक्टर पैसेंजर्स के पास जाता है प्लेन में, उन्हें बताता है कि भारत सरकार के प्रयास सफल रहे और तुम सब स्वतंत्र हो और तुम्हें सही सलामत अपने घर वापस ले जाया जाएगा। इन पैसेंजर्स में जोश भरने के लिए अजीत डोभाल का कैरेक्टर वहां पे नारा लगाता है भारत माता की जय, पर उसे पैसेंजर्स का कोई रिस्पॉन्स सुनाई नहीं देता। पैसेंजर्स सब डरे हुए हैं क्योंकि पीछे से आतंकवादी उनकी ओर पिस्तौल किए हुए हैं, यदि कोई भारत माता की जय बोल दे तो उसे गोली मार दे। और डायलॉग भी आतंकवादी का यहाँ पे यही दिखाया जाता है कि तुम हिंदुवादी लोग बहुत डरपोक होते हो। तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये फिल्म फिक्शन बेस्ड नहीं है भाई, ये फिल्म रियल है, ये फिल्म रॉ है। पूरी कठोरता के साथ फिल्म को वैसा ही दिखाया जाएगा जैसी घटना घटी है। और अजीत डोभाल का रियल इंटरव्यू है जहाँ पे अजीत डोभाल स्वयं बताते हैं कि ये घटना इसी प्रकार घटी थी। पर यहाँ पे रियल में जिस प्रकार घटना घटी, अजीत डोभाल ने जैसा बताया कि उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया, उस चीज को भी वामपंथी मीडिया द्वारा अल्ट्रा नेशनलिज्म घोषित कर दिया जाता है, जिंगोइज्म घोषित कर दिया जाता है, जबकि ये रियलिटी बेस्ड है। इसके आगे रणवीर सिंह के कैरेक्टर हमजा को तो और भी ब्रूटल तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। जहां वो स्पाई बन के पाकिस्तान जाता है तो गुंडे उसे बीच सड़क पे घेर लेते हैं और ये देख के कि वो एक चिकना माल है, ये देख के उसकी पैंट में हाथ डालते हैं, फिर उसे पकड़ के जमीन पे लेटाते हैं और फिर उसका गैंग करने वाले होते हैं। ये फिल्म पाकिस्तान के बच्चाबाजी कल्चर और उसी प्रकार के कल्चर से इंस्पायर्ड है जहां पे पाकिस्तान के भीतर केवल पाकिस्तानी वुमन ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मैन भी सुरक्षित नहीं होते दूसरे पाकिस्तानी मैन से। लव एंगल को भी ये फिल्म उसी प्रकार से डील करती है, बिल्कुल रियल, बिल्कुल रॉ। और यहीं पे इस फिल्म का ट्रू टेस्ट देखा जाना था क्योंकि मैं तो माने बैठा था कि ये टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है, वही प्रोपेगेंडा होगा कि हमारा भारतीय एजेंट यहाँ पे हनी ट्रैप हो जाएगा, घुंघरू टूट गए नाम के गाने पे यूरोप में नाचेगा और अपनी मातृभूमि को भूल जाएगा, देश को भूल जाएगा क्योंकि घुंघरू टूट गए गाने पे जो उसे नाचना है। पर आदित्य धर ने बताया कि भाई आदित्य चोपड़ा ना हूँ, आदित्य धर हूँ, वही अरब की फिल्म ना है, मेरी फिल्म है। दुश्मन देश से इंटेल निकलवाने की जगह वो इंटेल के साथ ही सेक्स करता हुआ कहीं किसी कोने में पाया जाए, वो सब कुछ इस फिल्म में नहीं है। हमजा यहाँ पे अपने मिशन को लड़की से कहीं अधिक ऊपर रखता है और यहाँ पे 19-20 का अंतर नहीं है बल्कि वो स्पष्ट कर देता है इन 3 मूवमेंट्स पे कि देश उसके लिए सबसे पहले आता है। भारत देश की बात कर रहा हूँ, YRF यूनिवर्स होता तो पाकिस्तान उनका देश होता। पहली चीज, ये एक पॉलिटिशियन की बेटी होती है, ऐसा पॉलिटिशियन जिसकी लिहारी में बहुत ज्यादा चलती है, पुलिस को पूरे तंत्र को यही पॉलिटिशियन कंट्रोल करता है। ऐसे पॉलिटिशियन की बेटी को हमजा पटा लेता है और उसे कन्विंस कर लेता है कि तू अपने ही बाप पे निगरानी रख, अपने ही घर के भीतर जासूसी कर और तेरे घर के भीतर यदि कुछ भी होता है तो उसकी जानकारी तुम मुझे दे, विशेषकर इस एक आदमी से संबंधित, जिस आदमी में, जिस SP चौधरी असलम में यहाँ पे हमजा को रुचि होती है और जैसा हमजा चाहता है वैसा ये लड़की करती भी है, इंटेल उसके पास लाती भी है। दूसरी मोमेंट जहाँ पे लड़की अपने ही पिता पे और ज्यादा जासूसी कर रही होती है, उसकी एक वीडियो बना लेती है कि उसका पिता कहाँ पे चौधरी असलम के साथ मिल रहा है, वो वीडियो वो हमजा के पास भेज देती है। हमजा इस चीज को फर्दर मैनिपुलेट करता है। यहाँ पे वो लड़की से बोलता है कि उस दुकान पे जा, मेरा वहां पे वेट करना, और लड़की के बाप को बोल देता है कि मैंने तेरी बेटी का अपहरण कर लिया है और यदि अपनी बेटी जिंदा सही सलामत चाहिए तो मुझे ये जानकारी दे। और ये ब्लैकमेलिंग फिर से काम करती है, उसे जो जानकारी चाहिए वो उसे तुरंत मिल जाती है। तो यहाँ पे तो एक क्रूशल मोमेंट थी उसके मिशन में जहाँ पे उसे कुछ भी करके रहमान को जीवित रखना था। उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि रहमान को कहाँ पे रखा जा रहा है SP चौधरी असलम द्वारा। तो यहाँ पे वो अपना मिशन पूरा करने के लिए लड़की का यूज करने से पीछे नहीं हटता। तीसरी मोमेंट आती है 26/11 वाले सीन के बाद जहाँ पे हमजा अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ पाता है, टूटा हुआ पाता है कि वो 26/11 के अटैक को नहीं रोक पाया। उसे ये जानकारी पहले से थी, उसने इंटेल भी भारत पहुंचा दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये अटैक कैसे नहीं रुका। तभी हमजा को रियलाइज होता है कि वो कितना भी इंटेल भेज ले ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, उसे रियल पावर चाहिए और वो पावर उसे यहीं पाकिस्तान साइड चाहिए ताकि यहीं पे वो चीजें कर सके, यहाँ पे ही वो आतंकवादियों को खत्म कर सके। और यहीं पे दुखी और हारा हुआ हमजा जब अपने घर की ओर वापस जाता है तो लड़की बहुत ज्यादा दुखी होती है कि वो टाइम पे घर पे नहीं आया और लड़की चाहती है कि हमजा उसे ज्यादा प्रेफरेंस दे, उसे पहले रखे। तो हमजा यहाँ पे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है उससे और उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट रख देता है कि मुझे कराची का बादशाह बनना है और ये मिशन मेरे लिए सबसे पहले आता है, यदि तू इसमें मेरे साथ है तो साथ दे, वरना वो गेट है उस गेट से चली जा। ये बिल्कुल अल्टीमेटम हमजा उस लड़की के सामने रख देता है, उस लड़की के हित में भी है क्योंकि वो लड़की हमजा के मिशन के बीच में आ रही है, इसलिए हमजा उसे बाहर का मार्ग दिखा रहा है। और जब वो लड़की नहीं जाती और फर्दर हमजा को कन्विंस करती है कि मैं केवल तुम्हारी सहायता करूंगी तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनाने में, तो हमजा आगे उसे यूज करता है, उसके कनेक्शन को यूज करता है, उसके पिता के कनेक्शन को यूज करता है और यहाँ पे अपने आप को एक परमानेंट रिलेशन में डाल देता है लड़की के पॉलिटिशियन
बाप के साथ बाप को कन्विंस कर लेता है कि मैं सदा तुम्हारा रहूंगा, तुम्हारा अपना सगा रिश्तेदार रहूंगा, बदले में तुम्हें मेरा सपोर्ट करना है, मुझे पावरफुल बनाना है। ये सब कुछ देखना मेरे लिए सेटिस्फाइंग था, क्योंकि मानो बॉलीवुड ने हमसे एक प्रकार से ये अधिकार भी छीन लिया था कि हम स्क्रीन पे भी एक भारतीय सैनिक को, भारतीय रॉ एजेंट को अपने देश की सेवा करते हुए पूरी ऑनेस्टी के साथ ना देख सके। मानो हमें तो कोई अधिकार ही ना हो ये चीज देखने का। बॉलीवुड ने, वाईआरएफ ने इस प्रकार के मार्ग स्थापित किए थे कि रॉ एजेंट होगा तो किसी ना किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज्ड अवश्य होगा, हनी ट्रैप किसी ना किसी प्रकार हो जाएगा। ऐसा ही कि कोई लड़की होगी जो कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण जैसी दिखती होगी और हनी ट्रैप उसे आसानी से कर लेगी, उसे मना लेगी कि छोड़ दे ये मिशन विशन और मेरे साथ यूरोप चल और घुंघरू टूट गए गाने पे नाच। इन फिल्म में पाकिस्तान की ऐसा ही मेन हीरो होती और इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान की इमेज की केयर की जाती, उसी के इर्द गिर्द स्टोरी डिजाइन की जाती कि पाकिस्तान की इमेज को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अंत बात यह है कि इन फिल्मों में, इन फिल्म के मेकर्स की, इन फिल्म के एक्टर्स की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनकी लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है। उनकी लॉयल्टी डिवाइडेड भी नहीं है। डिवाइड होने के लिए कम से कम उनकी लॉयल्टी भारत के प्रति होनी चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं। उनकी दूसरी आइडियोलॉजी बीच में आ जाती है, वामपंथी आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी। ये चीज मैंने अपने बचपन से देखी है। बचपन में मैंने फिल्म देखी थी मैं हूं ना, टीवी पे आई थी, मुझे ठीक लगी थी। बड़ा होने के बाद मुझे पता चला कि वो कितना बड़ा प्रोपेगेंडा थी, उस फिल्म में कितना झूठ दिखाया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा विषय है आतंकवाद, इसलिए इन देशों के बीच में मित्रता नहीं हो सकती। वहां पे सबसे बड़े आतंकवादी संगठन कौन है, उनके नाम लो। जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये उस प्रकार के इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जिसका मूल रूप से उद्देश्य ही इस्लाम को टू द पॉइंट फॉलो करना है, काफिर हिंदुओं को मारना है। पर मैं हूं ना फिल्म में डायरेक्टर भी मुसलमान होती है, उस फिल्म का एक्टर भी मुसलमान होता है और वो ये एक निर्णय लेते हैं कि किसी भी प्रकार से हम यहाँ पे अपनी इमेज खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज है कि आतंकवादी हमने यदि दिखा दिए, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद, जैसे कि मोहम्मद की फौज जिसका अर्थ होता है, इस प्रकार के आतंकवादी संगठन जो कि रियल है, जो कि सबसे बड़े आतंकवादी संगठन है, और इन इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के साथ इनके सिवाय और कोई आतंकवादी संगठन है ही नहीं पाकिस्तान का जो भारत पे आतंकवाद कर रहा हो, उसकी केवल यही एक आइडियोलॉजी वाले आतंकवादी संगठन है। और इन सब बड़े के नाम मैंने ले दिए, तो किसी प्रकार का कोई आतंकवाद यहाँ पे है ही नहीं। पर फिर भी इस फिल्म की मेकर ये निर्णय लेती है, इस फिल्म के एक्टर ये निर्णय लेते हैं कि किसी भी प्रकार से इन आतंकवादियों को यदि हम दिखा देते हैं, इन आतंकवादियों की बुराई कर देते हैं, तो वो इस्लाम की बुराई है। आतंकवाद की बुराई, इस्लाम की बुराई, ये मुस्लिम डायरेक्टर कहती है, मानती है, अपने दिमाग में मानती है। तो इसलिए यहाँ पे निर्णय लिया जाता है कि इस फिल्म में किसी भी प्रकार से रियल आतंकवादियों को नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि एक फैब्रिकेशन दिखाई जाएगी, एक झूठ दिखाया जाएगा। एक काम करते हैं, इंडियन आर्मी को बुरा दिखा देते हैं भाई। इसलिए विलन जो होता है यहाँ पे इंडियन आर्मी से होता है, लेकिन इंडियन आर्मी को यदि विलन दिखा दिया तो लोग भड़क जाएंगे। तो एक काम करते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए ऑडियंस को, एक काम करते हैं, हीरो को भी इंडियन आर्मी से ही दिखा देते हैं। गजब का फॉर्मूला। अभी इंडियन आर्मी ही राक्षस है, लेकिन उस राक्षस को अपोज करने वाला व्यक्ति को तुम बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अभी तो इंडियन आर्मी से है। और ये क्या फॉर्मूला तुम्हें सुना सुनाया नहीं लग रहा? अभी रिसेंट की सारी फिल्मों में, वाईआरएफ की सारी फिल्मों में, तो ये फॉर्मूला सोच के देखो, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो उस समय मैं हूं ना फिल्म में ये कितना सक्सेसफुल रहा होगा कि इस फॉर्मूला को अनगिनत फिल्मों में रेप्लिकेट किया जा चुका है, जहां पे आतंकवाद की रियल आइडियोलॉजी को छिपाने के लिए एक झूठ दिखा दिया जाता है, एक झूठा विलन क्रिएट कर दिया जाता है जो कि भारतीय ही होता है, भारतीय सेना, भारतीय रॉ का ही होता है। बल्कि जवान पठान टाइप फिल्मों के तो ट्रेलर में और उन फिल्मों के भीतर ये चीज स्पेसिफिकली ऑडियंस को बताई जाती है कि देखो ये आतंकवादी है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, भूल जाओ, ये तो खाली है भाई, इनका कोई एम नहीं है, इनका कोई गोल नहीं है। दिमाग में उनके यही डाला जाता है कि देखो ये तो करप्ट थे ही शुरुआत से ही, क्योंकि ये भारतीय सेना के लोग थे या फिर रॉ के लोग थे, और हमारा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पूरा देश ही करप्ट है। और मैं यहाँ पे केवल मॉनिटरी करप्शन की बात नहीं कर रहा जो कि गवर्नमेंट वगैरह में होता है, मैं यहाँ पे मोरल करप्शन की बात कर रहा हूँ कि मोरली करप्ट है हम लोग। पर धुरंधर ने अलग निर्णय लिया कि हम ये फॉर्मेट फॉलो करने वाले नहीं है। आतंकवादी का जो मजहब होगा, जो उसकी आइडियोलॉजी होगी, जो उसकी मोटिवेशंस होंगी, उनको वैसा ही दिखाया जाएगा। जिस प्रकार की उनकी वेस्ट होगी जिसपे वो फट जाते हैं अल्लाह होगा कहते हुए, उसको बिल्कुल वैसा ही दिखाया जाएगा। प्लेन हाईजैकिंग वाला सीन हो या फिर 26/11 का सीन हो, ये आतंकवादियों की रिलीजियस आइडियोलॉजी, उनकी एफिलिएशन, आतंकवादियों के नाम, उनकी रिलीजियस टैक्टिक, सब खुल्लम खुल्ला ये फिल्म दिखाती है। और 26/11 वाला सीन तो बिल्कुल इसी कारण से ही इंपैक्टफुल होता है कि कमरे में आतंकवादी बैठे हैं, वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो भारत के काफिर हिंदुओं पे आतंकवाद हो रहा है भाई, वो मर रहे हैं। सारे मुसलमान जितने भी वहां पे आतंकवादी हैं वो अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी के कारण सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, वो इतने ज्यादा खुश हैं। वो चीज यहाँ पे बिल्कुल यूं की यूं दिखाई गई है। और किसी के मन में यदि कोई डाउट हो तो आगे रियल फुटेज भी दिखाई गई है, उसके आगे रियल कॉन्वर्सेशन, फोन रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई गई
हैं जिनमें वो इसी प्रकार सेलिब्रेट कर रहे हैं। रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा भी इसी कमरे में होता है जहाँ पे सारे आतंकवादी सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके चारों ओर कि भारत पे 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ है। अब उसे भी तो अच्छा मुसलमान दिखना है, उसे भी तो सेलिब्रेट करना है कि यहाँ पे काफिरों को मारा गया है, भाई कितनी अच्छी बात है। तो उसे भी झूठ मूठ का अपने सारा गुस्सा अपनी सारा दुख छिपा के उसे भी झूठ मूठ का अल्लाह अकबर के नारे लगाने पड़ते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। और काफिर हिंदुओं जो तुम किसी और गॉड को मानते हो, देखो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। इस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है वहां पे। रिलीजन के साथ साथ हमें इस फिल्म की पॉलिटिक्स की बात करनी होगी और मेरा मानना है कि इस फिल्म के साथ हुआ ये है कि ये फिल्म बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड है और इन्होंने पाया कि बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान में घटनाएं घटित हो रही थी, जिस प्रकार की वहां पे जियो पॉलिटिक्स थी, बहुत सारे तार भारत से जुड़े हुए थे, भारत की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। जैसे कुछ केसेस में भारत के लोग ही करप्ट थे और उस करप्शन के कारण किसी न किसी प्रकार से पाकिस्तान एडवांटेज ले रहा था, पाकिस्तान भारत को हानि पहुंचा रहा था। उस चीज को ये फिल्म मेकर्स फिल्म में दिखाना भी चाहते थे स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, ताकि फिल्म में कुछ भी अधूरा ना रहे या कोई ब्लैंक ना रहे। पर ये किसी भी प्रकार का बैकलैश भी नहीं चाहते थे, इसलिए तुम देखना स्टोरी को बड़ी केयरफुली डिजाइन किया गया है, डायलॉग्स को, उसके सिवाय स्क्रीन पे कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं उस चीज को भी। किसी भी रूप में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया जाता, उसके सिवाय किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं दिखाया जाता जो रियल पॉलिटिशियन हो। अपनी ओर से इस फिल्म ने पूरा प्रयास किया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट या डिमोट ना करे। पर अंग्रेजी का एक मुहावरा है, फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग। फैक्ट तो नहीं इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वहां पे किसी ना किसी की फीलिंग हर्ट होंगी। तो यहाँ पे इस फिल्म में जब दिखाया जाता है कि नकली नोट बन रहे थे पाकिस्तान के भीतर, पाकिस्तान से वो नोट जा रहे थे नेपाल के थ्रू यूपी के भीतर, यूपी के भीतर गुंडे थे और वो पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे इस नकली करेंसी को। और ये पूरा इकोसिस्टम उस समय पे चल रहा था जिस समय की ये कहानी है, वही चीज दिखाई गई है। और एक आध डायलॉग्स भी हैं जो दिखाते हैं कि उस समय कितनी ज्यादा नपुंसक थी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज। अजीत डोवाल के कैरेक्टर का एक डायलॉग भी आता है कि हम साला पाकिस्तान को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं पर इन यूपी के गुंडे बदमाशों को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, हमारी भी क्या लाचारी है। तो जब फिल्म मेकर्स इस फिल्म में फेक करेंसीज को दिखा रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश के भीतर माफिया को दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भविष्य में जिस प्रकार की घटनाएं घटनी है, भविष्य में जैसे माफिया साफ हो जाना है या फिर भविष्य में जैसे डिमोनेटाइजेशन आना है, वो सब कुछ इस फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि भविष्य में क्या क्या होना है। पर लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज वाइज खुद ही ये कनेक्शन कर डाले और फिर जो कांग्रेस वाइज लोग थे उन्होंने इस फिल्म को हेट करना शुरू कर दिया, बीजेपी साइड जो लोग थे उन्होंने इस फिल्म को लव करना शुरू कर दिया। पर ध्यान रहे, फिल्म केवल और केवल फैक्ट बेस्ड थी। फिल्म कोई जबरदस्ती एक साइड को अच्छा दिखाने का प्रयास नहीं कर रही, वो बस अपनी स्टोरी को अधूरा नहीं रखना चाहती, उसे कंप्लीट कर देना चाहती है। इस फिल्म को लेकर मेरी एक चिंता भी थी कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही है कहीं ये फिल्म अपनी कंसिस्टेंसी खो ना दे, कहीं ये जिस प्रकार से फिल्म के विलन्स को इंट्रोड्यूस कर रही है, जिस प्रकार से उन्हें लार्जर देन लाइफ दिखा रही है, जैसा उनका ऑरा दिखा रही है, जैसे उनके डायलॉग दिखा रही है, कहीं लोग विलन्स के परमानेंट फैन ना हो जाए, उनकी विलनस एक्ट्स के फैन ना हो जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि लोगों के दिमाग में पाकिस्तान के आतंकवादी सदा के लिए हीरो बन जाए। लेकिन ये फिल्म भी वो सारी चीजें समझती है, इसलिए उन सारी चीजों का ध्यान रखती है, इसीलिए इस फिल्म का एंड बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। ना ही ये फिल्म आतंकवादियों को दिखने देती है और ना ही अपने हीरो का फेक किसी भी प्रकार का कोई जिंगोइज्म मूवमेंट दिखने देती है, अल्ट्रा नेशनलिज्म मूवमेंट दिखने देती है। तो उस चीज का भी ये ध्यान रखती है कि अपना हीरो भी ज्यादा जिंगोइस्टिक ना दिखे। हर मूवमेंट केयरफुली क्राफ्टेड है और वो सीन जो आते हैं जो तुम्हारे भीतर एक फीलिंग को प्रोवोक करते हैं, देशभक्ति की फीलिंग को, वो बिल्कुल रियल सीन्स है, किसी प्रकार का जिंगोइस्टिक कुछ नहीं है जिस प्रकार का वामपंथी मीडिया बकवास कर रहा है। जैसे कि इस फिल्म में जब पार्लियामेंट अटैक को दिखाया जाता है या फिर 26/11 अटैक को दिखाया जाता है, तो वहां पे सीन्स के भीतर ही इनबिल्ट कर दिया जाता है रियल फुटेज को, जैसे कि इन फिल्म वालों ने ही वो फुटेज क्रिएट की हो, ऐसा तुम्हें देख के लगता है। और जब कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है 26/11 वाली, वो भी रणवीर सिंह के फेस वाला रिएक्शन दिखाने के बाद कि रणवीर सिंह कितना गुस्सा है, कितना भीतर से टूटा हुआ है। उसके बाद जब तुम कॉल रिकॉर्डिंग और भी ज्यादा सुनते हो और आतंकवादियों की संतुष्टि सुनते हो कि वो कितना ज्यादा खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर के नाम नारे लगा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हमने काफिर हिंदुओं को मार डाला, तो तुम्हें रियल गुस्सा आता है, तो तुम्हारा मन करता है कि इस भिखारिस्तान की गेंद फाड़ डालें। इसलिए मैंने कहा कि इस फिल्म का एंड बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो विलन का जो विलनस रूप है वो भी और ज्यादा उभर के आता है। रहमान डकैत, जिसको तुम लार्जर देन लाइफ मान रहे हो शुरुआत में, वो और भी ज्यादा विलनस तुम्हें दिखाई देता है, घटिया है, गंदा है, राक्षस है। और अंत में जब मेन हीरो की लड़ाई होती है रहमान डकैत के साथ हमजा की, तब तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारा हीरो फोड़ डाले इस आतंकवादी को, इस रहमान डकैत को। और इस फाइट सीन में जब हमजा के ऊपर रहमान डकैत हावी होने लगता है, तब हमजा नीचे गिर जाता है और
तब वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमजा को एकदम से याद आता है कि क्या ये रहमान डकैत वही आतंकवादी नहीं है जिसने 26/11 आतंकवादी हमले के लिए हथियार दिए थे, जो सेलिब्रेट कर रहा था, जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था बहुत खुश होके कि 26/11 हो गया, वही काफिर मरे हैं, काफिर हिंदू। तो वो सारी चीज हमजा को याद आती है एक फ्लैशबैक में, और उन चीजों को याद करके वो अपने आप को गुस्से में भर लेता है। वो एक बिल्कुल पेट्रियोटिक वाली मोमेंट थी जहाँ पे ऑडियंस के भीतर इमोशन वो भर गया है। अब ऑडियंस देखना चाहती है कि हीरो विलन को बुरी तरह से फोड़े, और वही सेटिस्फाइंग मोमेंट उन्हें देखने को मिलती है। और विलन का जो अंत होता है वो तुम्हें देखना होगा। मैं ये चीज बिल्कुल नहीं मानता कि ये कोई परफेक्ट फिल्म है या इस फिल्म के कोई नेगेटिव नहीं है। 100% इस फिल्म में भी नेगेटिव है और मैं उनकी भी बात करना चाहूंगा। टेक्निकल व्यू पॉइंट से भी कि जिस प्रकार इस फिल्म को बनाया गया है वहां पे क्या कुछ गलतियां मुझे लगती हैं या फिर कुछ कमियां मुझे लगती हैं। उसके सिवाय ओपिनियन बेस्ड भी, जो मेरा अपना ओपिनियन है और मैं उसी से बिल्कुल पहला पॉइंट रखना चाहूंगा। कुछ चीजें इस फिल्म में ऐसी है जो मुझे ये फिल्म इंजॉय करने से रोकती है, और ये केवल इस फिल्म की कहानी नहीं है, मेरे साथ ये सभी बॉलीवुड फिल्मों में होता है। कई साल पहले मैं बॉलीवुड फिल्में देखना छोड़ चुका हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि हिंदी फिल्म में हिंदी होती ही नहीं है। हिंदी के तो उन्हें ज्यादा शब्द भी नहीं आते, ज्यादा शब्द वहां पे होते भी नहीं स्क्रिप्ट के भीतर। अधिकतम ये उर्दू मिक्स अंग्रेजी होती है, वो भी ऐसी उर्दू मिक्स अंग्रेजी जहाँ पे हिंदी मिक्स उर्दू का एक आध डायलॉग होता है, फिर अगले 2-3 डायलॉग इंग्लिश के होते हैं, फिर एक डायलॉग हिंदी का होता है, फिर अगले 2-3 डायलॉग उर्दू के होते हैं, फिर एक हिंदी और फिर उर्दू इंग्लिश अंग्रेजी जाके चलती रहती है। इस फॉर्मेट से तुम में से अधिकतम लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने यही फॉर्मेट जिया है अपने स्कूल के दिनों से। स्कूल के दिनों में हमें पीट पीट के अंग्रेजी सिखाई जाती थी। यदि हम हिंदी बोलते थे तो हमें कॉरिडोर में चक्कर लगवाए जाते थे, हमें फाइन देना होता था। मैं भी उसी प्रकार के अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा हूँ। 7वीं क्लास में मैं जिस स्कूल में था वो मेरा 8वां स्कूल था। मैं गर्व से कह सकता हूँ। तुम में से कितने लोग कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो इतने अंग्रेजी स्कूल मेरे पिता द्वारा मेरे बदलवाए गए थे। हर प्रकार के अंग्रेजी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जहाँ पे फोर्क एंड नाइफ के साथ हम खाना खाते थे। हमारा फॉर्मल लंच होता था, या फिर हमारी डायरी में पहले से लिख दिया जाता था कि किस दिन कौन सी इंग्लिश एक्टिविटी होगी। वो सारे स्कूलों में मैं पढ़ा हूँ। पर मैं अब इस चीज को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ। इस फिल्म में भी वही होता है। मैं तुम्हें ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन शुरुआत में ही जैसे अजीत डोभाल का कैरेक्टर आता है, वो शुरुआत में बात कर रहा होता है एक पॉलिटिशियन से, और वही चीज शुरू होती है कि वो एक डायलॉग अपना हिंदी में बोलता है, बल्कि एक वाक्य भी पूरा नहीं बोलता, एक वाक्य का आधा डायलॉग वो हिंदी में बोलता है, बाकी डायलॉग वो अंग्रेजी में बोलता है। उसके बाद एक डायलॉग अगला हिंदी में, फिर से एक वाक्य, और फिर 2 वाक्य फिर अंग्रेजी में। फिर उसके आगे और ज्यादा कन्वर्सेशन आती है। आतंकवादियों के बाद वो फिर से किसी होटल वगैरह में बैठ जाते हैं जहाँ पे अजीत डोभाल है, और वो फिर से पॉलिटिशियंस के साथ, ब्यूरोक्रेट के साथ बात कर रहा होता है, और फिर से वही एक डायलॉग हिंदी में, उसके बाद 2-3 डायलॉग अंग्रेजी में, उर्दू में, या फिर उसके बाद फिर से एक डायलॉग हिंदी में, फिर 2-3 डायलॉग अंग्रेजी में। और ये चीज मुझे इस फिल्म को एंजॉय करने से रोकती है। यदि मुझे एक अंग्रेजी फिल्म देखनी है तो मैं अंग्रेजों की देख लूंगा। भारतीय लोगों को मैं अंग्रेजी में बात करता हुआ नहीं देखना चाहता। उसका एक कारण है, रुक जाओ, इसे ऑफेंस के रूप में मत लेना। जो टैट है डै हमारी हिंदी भाषा में आते हैं, जो हार्ड ईटिंग साउंड आती है, वो हम पे सुंदर लगती है। जब हम अपनी भाषा में बोलते हैं वो नदी के जैसी बहती है। हमारी भाषा, हमारे वाक्य, हमारे शब्द। मैं भी कोई हिंदी का ज्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन हिंदी हम पे जचती है, ये चीज मैं समझता हूँ। और वो जो टैट है डै है, जब हम हिंदी में बोलते हैं वो भी हम पे जचते हैं। लेकिन जब हम अंग्रेजी बोलते हैं, हमारे भारतीय कैरेक्टर फिल्मों के भीतर भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो वो जो टैट है डै है, अंग्रेजी जैसी तुच्छ और सामान्य भाषा में जब वो टैट है डै सुनाई देते हैं, वो एक्सेंट बहुत ही गंदा होता है, घटिया होता है, क्रिंज होता है। वो हम भारतीयों पे नहीं जचता। हम भारतीय जो अपने भारतीय भाषा बोलने के आदी हैं, हमें वो अंग्रेजी भाषा नहीं बोलनी चाहिए उन टैट है डै के साथ, और हमें एक्सेंट बदलने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भाषा बोलनी चाहिए। अपनी भाषा के कंटेंट को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी भाषा का कंटेंट नहीं बनता। इसलिए ये एक माइनस पॉइंट है जो मैं सदा भारतीय फिल्मों को सभी को देता हूँ, वो किसी भी आइडियोलॉजी की हो, चाहे वो मुझे सबसे अधिक प्रिय हो मेरी आइडियोलॉजी की। पर ये एक नेगेटिव पॉइंट है तो मैं नेगेटिव ही बोलूंगा। किसी को कितना भी बुरा लगे, लेकिन भारत में हिंदी फिल्में नहीं बनती। भारत में उर्दू मिक्स अंग्रेजी फिल्में बनती हैं, और ये वही उर्दू मिक्स अंग्रेजी फिल्म है, ये वाली भी। इसमें बस तुम ज्यादा शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फिल्म पाकिस्तान के भीतर बेस्ड है, तो तुम शिकायत क्या ही करोगे। मुख्य भाषा यहाँ पे पाकिस्तानी उर्दू है, उसके सिवाय बीच में अंग्रेजी है, और हिंदी कभी कभी आर माधवन बोल रहा है एक आध डायलॉग में, वरना अंग्रेजी और उर्दू ही चलती है। गाने उसके सिवाय तुम्हें देखने को मिल रहा है उर्दू में ही है, और उसके सिवाय बीच बीच में पंजाबी भी है। पंजाबी की भी पावर तुम्हें स्वीकार करनी होगी भाई, कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के पास इतनी पावर है कि उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस यहाँ पे इतनी बढ़ा रखी है कि पंजाबी का ये इतना बड़ा पहाड़ है जो बढ़ता ही जा रहा है। और इसके लिए मैं पंजाबी इंडस्ट्री की बुराई नहीं कर रहा, ये उनके लिए उपलब्धि है। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी को छोड़ के बाकी सब कुछ है। ये इस फिल्म को लेकर मेरा एक ओपिनियन बेस्ड नेगेटिव पॉइंट है, तो इस पॉइंट को तुम्हें मानने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम इससे सहमत भी नहीं हो तो वो भी ठीक
ठीक है, क्योंकि मैं अच्छे से समझता हूँ बहुत सारे लोग मुझसे सहमत नहीं होते। मैं अपने आप को इस विषय पे लेके, इस पॉइंट में लेके मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ कई बार कमरे में। बाकी सब लोग मुझसे असहमत होते हैं, पर वो भी ठीक है। मैंने इस ओपिनियन को रख दिया, मैं संतुष्ट हूँ। आगे बढ़े तो इस फिल्म में एक दो सीन थोड़े से मीडियोकर या फिर थोड़े लेजी भी लगते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट अटैक वाला सीन। पार्लियामेंट के बाहर एक रोड चेक लगा हुआ होता है, जहाँ पे एक महिला को दिखाया गया है जो कि मिठाई सी बांट रही है और ओवर एक्टिंग सी कर रही है, और वो तुम्हें बहुत ज्यादा स्टीरियोटिपिकल या बहुत ज्यादा लेजी राइटिंग दिखाई दे रही है। वहां पे तुम्हें पहले से ही पता होता है कि यहाँ पे एक आतंकवादी अटैक होने वाला है, और सबसे पहले ये लड़की जो सबसे ज्यादा खुश दिखाई गई है, जो सबसे ज्यादा मिठाई बांट रही है, सबसे पहले यही मरेगी। और इसी प्रकार से बिल्कुल लेजी वे में, प्रिडिक्टेबल वे में इस फिल्म को वहां पे दिखाया गया है। उस सीन में इस महिला को सबसे पहले ठोका जाता है, चाहे वो फैक्चुअल ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा लेजी और प्रिडिक्टेबल था। ये वैसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे तुम लगभग अपना इंटरेस्ट खोने लगते हो, लेकिन ये एक आध ही सीन थे इस फिल्म में। उसके सिवाय दूसरा सीन ऐसा ही तुम्हें दिखाई देता है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा सीधा रहमान डकैत पे भड़क जाता है। जब ध्यान रहे रहमान डकैत के वो नीचे काम करता है, लेकिन फिर भी रहमान डकैत पे वो भड़क रहा है। वो अपनी उदासीनता दिखा रहा है कि रहमान डकैत भाई, आप बलोचों के साथ धोखा कर रहे हो, आप ISI से हाथ मिला दोगे, ऐसे लोगों के साथ जो हम बलोचों को मारते हैं, आप इनके साथ हाथ मिला दोगे, इन्हें असला बारूद आप दोगे। वहां पे जैसा वो रहमान डकैत के आगे कंप्लेन कर रहा है, वो लगभग मिमियाने वाली बात थी। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक चूहा है जो शेर के आगे मिमिया रहा है। और यहाँ पे कितना भी रहमान डकैत विलन हो, लेकिन तुम यहाँ पे विलन को ही ठीक मानते हो कि हाँ विलन यहाँ पे इसको थप्पड़ मार दे या फिर इसका कोई गेंद फाड़ दे इसकी। पर ये फिल्म उस प्रकार से कॉम्प्लेक्स है कि ये सीन भी इस फिल्म की स्टोरी को सर्व करता है। ये वाला सीन जहाँ पे तुम रूट करना चाहते हो विलन के साथ, तब भी नहीं कर पाते, क्योंकि विलन यहाँ पे हम जाके आगे रिवील करता है कि तेल लेने गए बलोची लोग, मैं कोई बलोचों की मुझे परवाह नहीं है, बलोच मेरा बच्चा खा गए। वो ये कह रहा है कि मेरा बच्चा मर गया, उसकी खुद की गुंडागर्दी के कारण मरा है, पर वो कह रहा है बलोच के कारण मर गया मेरा बेटा भी। इसके बाद वो कह रहा है कि मैंने थोड़ी अपनी जेब भर ली, थोड़ा अपने लिए ले लिया, तो इसमें गलत क्या है। और तुम्हें पता चल जाता है कि ये स्वार्थी व्यक्ति है जो अपने बलोचों का भी सगा नहीं है, उनके साथ भी धोखा कर रहा है, भारत पे भी आतंकवाद कर रहा है, और तुम विलन से हेट करने लगते हो। जबकि कुछ ही सेकंड पहले तुम हमजा से हेट कर रहे थे, लेकिन अब तुम हमजा के साथ सिंपथाइज करने लगते हो कि हमजा ये बुरा व्यक्ति है, इसे खत्म करना है। मैंने इस फिल्म के बहुत सारे वामपंथी लोगों के रिव्यूज भी देखे ट्विटर वगैरह पे, अनुपमा अरफा जैसे लिबरल्स लोगों के रिव्यू देखे, जहाँ पे उनकी मेन शिकायत ये है कि यहाँ पे इस्लाम को बहुत ही ज्यादा रियल दिखाया गया है, या फिर पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा रियल दिखाया गया है, पाकिस्तान के पहनावे को, उनके कल्चर को बहुत ही ज्यादा रियल दिखाया गया है। Because the Muslim symbols have been portrayed in such a manner that the whole Muslim way of life has been attacked. Not just the name, the way they treat women, the way they dress up, what they eat, how do they torture, how they live their lives. उनका मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि ज्यादा रियल मत दिखाओ, क्योंकि यदि ज्यादा रियल दिखा दिया तो वो एंटी मुसलमान हो जाएगा। ज्यादा बुरखे मत दिखाओ, ज्यादा वेशभूषा वैसी मत दिखाओ जैसा कि वो रियल में पहनते हो। पाकिस्तान लोगों को वैसा दिखाओ ही मत जैसे वो हैं, क्योंकि वो दिखाना ही एक एंटी मुस्लिम चीज है। पर मेरी शिकायत इस फिल्म में उस चीज के बिल्कुल उलट है कि इस फिल्म में जैसी चीजें दिखाई गई है वैसी रियल में नहीं थी, रियल में उससे भी ज्यादा वर्स थी। सोसाइटी पाकिस्तान की जैसी दिखाई गई है, रियल में वो और भी ज्यादा रिग्रेसिव थी। बैकग्राउंड में रोड पे जैसी चलती महिलाओं को दिखाया गया है, जिस प्रकार के बुरखों की कमी दिखाई गई है। मैंने लेयारी के बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह देखे, मैंने उस समय की फुटेज वगैरह देखी, तो लेयारी के भीतर अभी की जो रिसेंट की फुटेज है, इंटरव्यूज वगैरह है जो अभी दिखाए गए हैं इस फिल्म से संबंधित, उनमें भी तुम बैकग्राउंड में देखोगे कहीं पे भी तुम्हें महिलाएं नहीं दिखेंगी जो खुलेआम घूम रही हो, उनका चेहरा तुम्हें दिख रहा हो, केवल बुरखे तुम्हें घूमते हुए रोडों पे दिखेंगे। ये वाली रियलिटी इसी प्रकार नहीं दिखाई गई। ध्यान रहे, फिल्म को ज्यादा प्रोग्रेसिव दिखाया गया है। उसके सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तुम देखोगे, इंटरव्यूज वगैरह में बहुत सारी गंदगी पड़ी है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का नहीं है, लेकिन फिल्म में जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया है, रोडों को कितना स्मूथ दिखाया गया है। उसके सिवाय रोड के भीतर जो डिवाइडर है उनके ऊपर गमले लगे हुए हैं फिल्म के भीतर, जिन गमलों से फूल निकल रहे हैं, रियलिटी वैसी नहीं है, रियलिटी बिल्कुल घटिया है। तो इस फिल्म के भीतर कहीं ना कहीं हर चीज को, सोसाइटी हो, वेशभूषा हो, हर चीज को कहीं ना कहीं अपग्रेड किया गया है, पाकिस्तान की इमेज को अच्छा किया गया है, जो मेकर्स का बेशक गोल ना हो, लेकिन ये चीज की गई है 100%। बिना किसी डाउट के तुम ये बात कह सकते हो कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने सदा के लिए बॉलीवुड के भीतर स्पाई जोनरा को चेंज कर दिया है और एक नया बेंचमार्क स्थापित कर दिया है कि ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो तुम्हें ऑडियंस को देना ही होगा, इतने तुम्हें फैक्ट देने होंगे, इतनी तुम्हें रियलिटी देनी होगी, इतनी तुम्हें ब्रूटैलिटी जैसी है वैसी ही देनी होगी, इतना तुम्हें बिना प्रोपेगेंडा के वास्तविकता को प्रस्तुत करना होगा, आतंकवादियों की आइडियोलॉजीज को वैसा ही दिखाना होगा, जैसे उनकी मोटिवेशन है उन मोटिवेशंस को रिवील करना होगा। और यदि ये सब कुछ तुम
बेयर मिनिमम में यानी कि धुरंधर के लेवल पे तुम करते हो तभी हम तुम्हारी फिल्म को एक्सेप्ट करेंगे। यदि ये बेंचमार्क स्थापित हो जाता है इस फिल्म के बाद और सेकंड पार्ट जो आएगा उसका भी और भी ज्यादा इंपैक्ट होगा। इन दो के बाद यदि ये बेंचमार्क स्थापित हो गया तो ये इंडस्ट्री सदा के लिए बदल जाएगी, ये जोनरा सदा के लिए बदल जाएगा। हम ऑडियंस के लिए ये अच्छी बात होगी, लेकिन ये बुरी बात होगी बॉलीवुड के ISI यूनिवर्स के लिए, उनके YRF यूनिवर्स के लिए। अब भला वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कैसे करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, उसके सिवाय इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और दबाना बेल आइकन ताकि भविष्य में मैं कोई भी वीडियो डालूं तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मेरी कोई वीडियो आई भी है नहीं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।